नमस्कार। वन मनुष्य के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार माने जाते हैं। वन के बिना जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। वन न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वरन पृथ्वी के तापमान को भी नियंत्रित करते हैं और पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। आज मानव विकास, जनसंख्या विस्फोट और औद्योगिक विकास की अंधी डगर के कारण वनों का क्षेत्रफल निरंतर घट रहा है, जो कि चिंताजनक है। वनों को संरक्षित करने के लिए और वन और स्थानीय निवासियों के बीच किस तरह से एक सहज संबंध स्थापित हो, इसके लिए भारत सरकार ने वन बंधु कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। आज हम इस विषय को लेकर उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में वन बंधु कल्याण योजना की क्या प्रासंगिकता है, उस पर परिचर्चा करेंगे। और इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन मंत्री श्री डालचंद जी और उत्तराखंड के पूर्व प्रमुख मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर RBS रावत जी। नमस्कार। मैं दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। डालचंद जी, वन बंधु कल्याण योजना जो भारत सरकार ने शुरू की है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या प्रासंगिकता आपको नज़र आती है, क्योंकि आप धरातल में काम कर रहे हैं और वनवासियों के कल्याण के लिए जमीन पे काम कर रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम का जो काम है, ये देश की सभी जनजातियों के बीच चलता है जी। और भारतवर्ष में लगभग 700 ऐसी जातियां हैं जिन्हें सरकार ने जनजाति के शेड्यूल में रखा है। इसमें से अधिकांश जनजातियां ये आज भी वनों में रहती हैं जी। और जिनकी जीविकोपार्जन के जो संसाधन हैं वो वनों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ जनजातियां तो ऐसी हैं कि वनों में वो जमीन वन विभाग की है, उनकी अपनी नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से वो रहते आ रहे हैं। वो सब ये मानते हैं कि ये ज़मीन तो हमारी है, चूँकि इतने लंबे समय से हम यहाँ रहते आ रहे हैं। उनको इस बात की पता भी नहीं है कि ज़मीन हमारी होने का मतलब क्या होता है जी। वो ज़मीन पर रहते हैं, उनके पुरखे रहते चले आए हैं। जब ये वन कानून नहीं थे, बनने प्रारंभ हुए, तभी से वो वहाँ रहते चले आ रहे हैं। तो उनको ये पता ही नहीं है कि ज़मीन हमारी होने का मतलब क्या होता है। ऐसी जनजातियाँ सारे देश में भी हैं और अपने उत्तराखंड में भी हैं। दूसरी बात है, दो प्रकार से वो अपनी आजीविका वनों से प्राप्त करते हैं। एक तो स्वाभाविक वनों से जो उपज होती है जी। उसमें फल भी होते हैं और उसमें लकड़ी भी होती है। और दूसरा, जहाँ खेती करने योग्य ज़मीन है तो परंपरागत रूप से, परंपरागत तरीकों से खेती और परंपरागत अनाजों की खेती जी। वो जंगल में अपने तरीके से करते चले आए। उनका उद्देश्य कोई उसे बेचना, पैसा कमाना ये नहीं था, केवल अपनी जीविका उससे प्राप्त करना, इस उद्देश्य के लिए वो काम करते थे जी। लेकिन जैसे जैसे ये वन कानून बने और इनकी सख्ती प्रारंभ हुई, इसमें एक विसंगति तो ये है कि बहुत सारे वन कानून तो बने लेकिन उनकी नियमावली नहीं बनी जी। लेकिन कई जगह वन अधिकारियों ने उनको बिना नियमावली बने हुए भी विभिन्न कारणों से और उनको सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया और वो जंगलों में रहने वाले उन लोगों का उत्पीड़न और उनको वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। जी। अब वो कहाँ जाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं था। वन उपज की जब हम बात करते हैं, जैसे अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग चिरौंजी प्रयोग करते हैं, ड्राई फ्रूट है, लेकिन चिरौंजी की खेती नहीं होती है, ना ही इसके पेड़ लगाए जाते हैं। जो उन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां हैं वो जंगल से उसको बीन के लाती हैं। चिरौंजी एक बेर जैसा फल होता है जिसकी जो गिरी है ये चिरौंजी है, और बाजार में, निकटवर्ती बाजार में वो अपने मतलब की चीज़ें लेके बदले में वो दे जाते हैं, पैसे के बदले में नहीं। उनको जो चीज़ चाहिए वो ले गए दुकानदार से और बदले में वो दे गए, जबकि उनका बाजार भाव उसका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान में यह आता है कि नमक के बदले चिरौंजी दे जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये चिरौंजी है जी। इसमें इतनी महंगी ड्राई फ्रूट है। उनको तो ये पता है कि जंगल में ये बीज बिखरे पड़े हैं बेर जैसे,
और दुकानदार इसके बदले में हमको नमक दे देता है जी और वो ले आते हैं जंगल से बीन के। ये वन उपज हुई। और अगर इसको अगर जारी रखने दिया जाए, ना तो इसमें वनों का नुकसान है और ना वन विभाग का नुकसान है और ना वन को किसी प्रकार की हानि है, बल्कि अगर इसको जारी रखेंगे तो इससे तो वनों का संरक्षण ही और होता है। जी जी क्योंकि जिस पेड़ के वो बीज बीन के लाते हैं उसको काटेंगे नहीं, वो जी लाख है, कितनी कीमती चीज़ है। जी अब उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि जो लाख है ये इतनी कीमती है, इतनी महंगी बिकती है। ये पेड़ का गोंद है, वहाँ से लाते हैं और बाजार में उनको खरीद लेते हैं, तो उसके बदले में अपनी आवश्यकता की चीज़ ले आते हैं। जी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, तो जब से वन अधिकार थोड़े सख्त हुए, वन कानून सख्त हुए, तब से यहाँ बांस काटना बंद हो गया, रिंगाल को लाना बंद हो गया। जबकि यहाँ उत्तराखंड में पुराने समय में बांस की और रिंगाल की कई उपयोगी चीजें बनाते थे। जी बिल्कुल। अब जब हस्तशिल्प का काम होता था उससे, बिल्कुल इसके कारण से उनको रोजगार भी मिलता था और उनकी आवश्यकता की चीजें वो उससे तैयार कर लेते थे। जी जी लेकिन जब से ये बंद हुआ तो वो हस्तशिल्प भी बंद हो गया, उनकी एक आय का साधन भी बंद हो गया। अगर हम उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में और भी बात करते हैं, तो ऊपर ज़्यादा ऊंचाई पे कीड़ा जड़ी होती है, यार्शा गम्बूस को बोलते हैं। जी तो अब से 8-10 साल पहले ये आयुष विभाग को भी पता नहीं था कि कीड़ा जड़ी ये क्या है। वो लोग वहाँ से लाते थे और उसको बेचते थे, जैसे भी बिकती थी, एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। जो लोग एक्सपोर्ट करते थे वो करते होंगे, लेकिन ये उनको दे जाते थे। जी अच्छी महंगी बिकती थी वो। कीड़ा जड़ी का क्या है कि अगर उसे नहीं निकालेंगे तो गल जाएगी। वो बीज भी नहीं है, वो पौधा भी नहीं है, वो पेड़ भी नहीं है। जी अगर उसे निकाल लिया तो उसका उपयोग है, नहीं निकाला तो गल के वेस्ट हो जाएगी, अगले साल फिर से होगी। तो अब उस पर जब से ये वन विभाग की या सरकार की नज़र गई, तो उन पर उन्होंने वो रोक लगाई, उसके बदले में उनसे पैसे लेने लगे। इसमें और सर खुद खरीदने लगे। उत्तराखंड में जो कीड़ा जड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये इसके औषधीय गुणों के बारे में और इसका बाजार भाव बाजार भाव के बारे में इसका अगर मूल्य बात करते हैं। जी जी, इस पे हम बाद में आएंगे। मेरा डॉक्टर साहब से मैं जानना चाहूँगा और वो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो वन हैं और जो स्थानीय निवासी हैं, उनका परस्पर आपस में कैसा तारतम्य स्थापित हो, उनके वनों से जो एक संतुलित दोहन, उनकी आर्थिकी में भी उसका कोई लाभ मिल सके। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा जी कि जो भारत सरकार ने ये जो वन बंधु कल्याण योजना का शुभारंभ किया है, जी इसके लिए सभी वनवासियों की तरफ से, जो जैसे लालचंद भाई साहब ने कहा 700 जनजातियां हैं, वनवासी हैं, उनकी तरफ से बहुत ही धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा। और वर्तमान में जो भारतवर्ष के 10 प्रांतों में इस कार्य को प्रारंभ किया गया है जी और 10 प्रांतों में भी एक एक विकास खंड को चयनित किया गया है और वो विकास खंड हैं जिनमें वनवासियों की आबादी 33% से अधिक है। और हमारे यदि हम पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक विकास खंड का चयन हुआ है, संभवतः किन्नौर जनपद में। अब जो उसमें कार्य होने हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक संसाधन में जो वनवासियों के संरक्षण में भूमिका रही है विगत कई शताब्दियों से, दशकों से, वर्षों से, तो उनके लिए जितना भी हम लोग करें वही कम है। क्योंकि वन संरक्षण यदि हो सकता है तो उन्हीं के माध्यम से, चाहे यदि हम उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र या तराई क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे वनवासी और बसोवासी जो पाही काश्तकार होते हैं, जिनको टोंगिया काश्तकार कहते हैं जी, और मध्य भारत में अलग अलग जो वनवासी हैं या वन जनजातियाँ हैं, उनके द्वारा चाहे तेंदुपत्ता है, चाहे गोंद का है, चाहे लाख का है, सभी का संरक्षण प्रदान करते हैं। और एक मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार की रिपोर्ट निकली है जिसमें भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसमें पिछले 2 वर्षों में वन आवरण में वृद्धि हुई है। तो मैं सबसे पहले तो ये मानता हूँ कि वनवासियों का वन संरक्षण में जो योगदान है, अब रहा योगदान तो है, चाहे वन पंचायतों के माध्यम से, चाहे किसी सामुदायिक वन जिसको कम्युनिटी फॉरेस्ट कहते हैं उनके माध्यम से, या कोई और स्वयं सहायता समूह उन्होंने बनाया है,
किंतु जो भारत सरकार की मंशा है वो ये है कि वनवासियों को स्वरोजगार के लिए, आजीविका के लिए लाभ हो वन से, चाहे पारिस्थितिकी पर्यटन से, जिसे इको टूरिज्म कहते हैं, और उससे उनके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, उनके हर दृष्टिकोण से जो हमारे मापदंड होते हैं, जिनको हम एक विकसित क्षेत्र या विकसित समाज की बात करते हैं, उसमें योगदान है। और इसमें जहाँ तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात है, जैसे दालचंद जी ने बताया, चाहे कीड़ा जड़ी है, चाहे रिंगाल है, चाहे वो शहद है, चाहे मोम है, चाहे जो भी यहाँ पर उत्पादन होता है, और कई हमारे जड़ी बूटियाँ हैं। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र में एक मॉस निकलता है, उससे काफ़ी संख्या में मात्रा निकलती है। तो ये जितने भी जड़ी बूटी हैं या वन पदार्थ हैं, उन पदार्थों को विपणन व्यवस्था से जोड़ते हुए उनका प्रसंस्करण, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन, वो करते हुए कैसे इनको अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। चाहे वो एक हिमालय क्षेत्र में न केवल कीड़ा जड़ी बल्कि एक वन जीरा होता है, काला जीरा भी उसे बोलते हैं, और मुझे अभी इस साल ही पता चला, अभी 10 दिन पहले, कि लगभग 1000 रुपये किलो वो बिक रहा है। तो यदि हम वन क्षेत्र के नज़दीक ऐसे क्षेत्रों में काला जीरा उगाते हैं जिसके बहुत ही औषधीय गुण हैं, और कई जैसे कीड़ा जड़ी है, चाहे एक और होता है जिसको हम अमेश कहते हैं, सीबक थॉर्न, या लेह बेरी बोलते हैं लेह लद्दाख में, उससे लगभग 250 जो हमारे आयुर्वेदिक, यूनानी, सोअरिकपा जो बुद्धिस्ट लोग जो अपने बनाते हैं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, उसे सोअरिकपा कहते हैं। इस प्रकार ऐसे ही चाइनीज मेडिसिन है, लगभग 250 दवाइयों में ये इस्तेमाल होता है, और उसके कई गुण का, उसमें लगभग सभी विटामिन हैं, एक आध विटामिन डी या ऐसे को छोड़ते हुए। तो ऐसे जो पदार्थ हैं उनका एक हम चिन्हीकरण करें, उसके बाद वहाँ के लोग किस पदार्थ को संग्रहण करते हुए उससे लाभ पहुँचा सकते हैं स्वयं को, और उसको एक सही तरीके से हम यदि संग्रहण करके संरक्षण भी करें, संग्रहण भी करें, विकास भी करें, तो निसंदेह जो हमारे वनवासी हैं, जो हमारे उस क्षेत्र के जनजाति लोग हैं, वे लाभान्वित भी होंगे, और विकास की मुख्य धारा से जुड़ते हुए जो आज के दिन में जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो वनों के जहाँ कटान हो रहा है, वहाँ पर एक हमारा देश होता था इथियोपिया, उसमें आज से 100 साल पहले इतने जानवर होते थे कि लोग वहाँ परेशान हुए। आज वो सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र है, पानी की समस्या है, सबसे अधिक भुखमरी है। तो हम तो उत्तराखंड के लोग तो भाग्यशाली हैं कि लगभग 70% यहाँ पे वन आवरण या वन भूमि क्षेत्र है। लेकिन प्रदेश सरकार और वन विभाग की विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि इस वन आवरण को हम कैसे, चाहे वन पंचायत के माध्यम से, चाहे वनवासियों के माध्यम से, जैसे वनराजी हैं बहुत ही कम संख्या में, उनसे जोड़ते हुए हम इस पदार्थ को, इन पदार्थों को या नैसर्गिक वातावरण को कैसे हम पर्यटन से जोड़ करके कैसे इनका हम अधिक से अधिक इनको लाभ दे सकते हैं। जी। एक सवाल ये उठता है कि जो स्थानीय वनवासी लोग हैं, जो वहाँ के जनजातीय समुदाय हैं, उनके हितों के लिए सरकारी स्तर पर कई योजनाएं क्रियान्वित होती हैं, और वो धरातल में किस तरह से उतर पाती हैं, और धरातल में कैसे उतर पाएं, उसमें क्या व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप जमीन पे काम कर रहे हैं। एक बड़ी व्यवहारिक दिक्कत उसमें ये आती है कि वो जो उनके हितों के लिए योजनाएं लॉन्च की हैं सरकार ने, उन तक उनकी जानकारी नहीं पहुंचती है। सबसे बड़ी व्यवहारिक दिक्कत ये आती है। अब जैसे भाई साहब ने एक जनजाति का उल्लेख किया, वनराजी जनजाति, ये इतनी इनोसेंट जनजाति है कि उस क्षेत्र में इसके नाम पे कई एनजीओ ने बना के उनके हित की योजनाएं बना के स्वयं को तो अच्छा कर लिया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हो सका। एक बड़ी दिक्कत तो इसमें यह है कि उन तक उसकी जानकारी नहीं पहुंचती है। दूसरी बात क्या है कि उन योजनाओं को प्राप्त करने के लिए अगर वो संबंधित सरकारी ऑफिस में आते हैं तो पहले तो डरते डरते आते हैं, हिम्मत नहीं होती है, और जब आते हैं, आ भी गए, तो फिर किसी भी कारण से उनको अब उसको भगा दिया जाता है, ये भी कह सकते हैं, या उनको उसका लाभ नहीं दिया जाता है, ये भी कह सकते हैं, उनकी हालत देख के। उत्तरांचल के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ 2 जनजातियाँ ऐसी हैं जो काफ़ी आगे बढ़ गई हैं,
उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ पूरा लिया है। अपने एक भोटिया है और एक जौनसारी है, ये काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। जी जी। तो सबसे बड़ी आवश्यकता है सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुँचे। नोडल अफसर ऐसा हो जो उनके गांव तक उनको जाके बताए और उसका तरीका भी उनको बताए कि भाई आपको ये पेपर चाहिए, ये आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी, तो फिर आपको ये योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि जो जनजातीय, एक बात मैं इसमें और बताना चाहूँगा जी जी, कि देखो इसके कारण से बड़ा नुकसान क्या हुआ कि हींग जो होता है, हम इंपोर्ट पर निर्भर हो गए भारतवर्ष के अंदर। लेकिन जो जाड़ गंगा घाटी है, गंगोत्री से जो जहानवी नदी है, ये वहाँ से जो हिंदू कुश पर्वत तक जाती है वो घाटी, तो वहाँ पे वहाँ के लोग स्वतः ही वहाँ हींग के पेड़ होते हैं और इतना हींग होता था, वहाँ से लेकर यहाँ के लोग उधर जाते थे, भूटिया लोग, उस घाटी के भूटिया लोग। अब वो चीन से व्यापार बंद हुआ, उधर जाना बंद हो गया, तो हींग ही लुप्त हो गया। अब भारत सरकार ने दोबारा उसी क्षेत्र में हींग के पौधे दोबारा लगाना प्रारंभ किया है। अच्छी क्वालिटी की हींग होती थी। अब जैसे अब ये सरकारी योजना ही है, अगर मान लो मंडी की व्यवस्था हो, अब जैसे धुमाकोट के नीचे का जो जंगल है, वहाँ आंवले के जंगल हैं बड़े बड़े, लेकिन वहाँ के लोग वहाँ से आंवला ला नहीं सकते, बेचने के लिए नहीं ला सकते, और इतनी अच्छी क्वालिटी का बैंगनी कलर का आंवला वहाँ होता है। तो अगर मंडियों की व्यवस्था हो तो उस उपज को वहाँ वो दे सकें, सहजता से दे सकें। जैसे कुमाऊं में बड़ी मात्रा में झूला निकालते हैं, 2 प्रकार का झूला होता है, एक तो वो जो होता है जो पैरासाइट्स जिस पर लगते हैं, और एक सफ़ेद झूला होता है। रामनगर में उसकी मंडी बन गई, तो वहाँ के लोग उस झूले को वहाँ बेच के अच्छी इनकम करते हैं। उसके ठेकेदार भी पनप गए, गांव से लोग इकट्ठा भी करके लाते हैं, वो ठेकेदार को देते हैं, वो रामनगर मंडी में दे देता है। तो एक तो मंडियों की व्यवस्था अगर हो उनके खरीदने की, और दूसरा योजनाओं का लाभ उन तक बताने वाला कोई हो, नोडल अफसर ऐसा हो जो गाँव में जाकर बताए। जी सर, जो ये वन बंधु कल्याण योजना है, इसका मकसद ही यही है कि जो जनजातीय लोग हैं, इनका जो अन्य जातीय समूह हैं, उनकी तुलना में ये जो विकास का सूचकांक है, जो ढांचागत वो है, उसमें जो कमी है, जो अंतर रह गया है, उसको पाटा जाए। वस्तुतः इसका मकसद ही ये है वन बंधु कल्याण योजना का। तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप इसको किस तरह से देखते हैं, और यह कैसे मतलब जनजातीय जो लोग हैं उनके लिए ये उपयोगी साबित हो सकता है? देखिए, भारत सरकार की मंशा तो यही है कि हमारे इस प्रकार के क्षेत्रों में एक समग्र विकास हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। जैसे राजन जी ने कहा कि सबसे पहले किसी भी योजना के बारे में जानकारी होना या करना या कराना अति आवश्यक है जी। और उसके लिए हमारे हर विकास खंड में ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। खंड विकास अधिकारी तो एक होते हैं और उनके अधीन कई ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। और दूसरी बात है कि जो हमारा विकास के तंत्र से जुड़े हुए हैं, पूरे सरोज पद से लेकर के और एक ग्राम विकास अधिकारी तक, उनको सही ढंग से एक संवेदनशीलता उनमें जागृत करनी होगी और मन में ये रखना होगा कि हाँ, वास्तव में हमको, जैसे हींग का उदाहरण आपने दिया, क्या क्या हमारे पदार्थ हैं यहाँ जो पहले प्राकृतिक रूप से होते थे, क्या क्या पदार्थ हैं थोड़े से प्रयास से हो सकते हैं, और उनको फिर कैसे उसका विकास किया जा सकता है। तो संवेदनशीलता और ईमानदारी से जब तक किसी तंत्र में कार्य निस्वार्थ भाव नहीं होता है, चाहे वो किसी विभाग से भी संबंधित है, चाहे विकास विभाग से संबंधित है, चाहे वन विभाग से संबंधित है, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित, विकास से संबंधित सभी विभाग हैं, मत्स्य विभाग है, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है। तो भारत सरकार की मंशा तो एक परिलक्षित हो गई है और वो संदेशला भी गया है पूरे 10 प्रांतों में, 10 विकास खंडों के माध्यम से। लेकिन हमें अब ऐसे विकास न केवल इसी कार्य के लिए बल्कि हर किसी कार्य के लिए ग्राम विकास अधिकारियों को सही ढंग से प्रशिक्षित करना होगा। ये हमारे देश में कहाँ ग्राम विकास अधिकारियों ने, क्योंकि परिकल्पना तो पंचायत राज एक्ट के तहत बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो लोग कार्य कर रहे हैं? अनुश्रवण करना होगा। और हमें वास्तव में लोगों को, चाहे वो वनराजी वन रावत हैं, चाहे कोई भी हैं, उनके आधारभूत जो वहाँ पर सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि हुई कि नहीं हुई है। तो इस प्रकार सभी लोगों को संवेदनशीलता बढ़ानी पड़ेगी, कार्यशालाएं करनी पड़ेंगी, सेमिनार करने पड़ेगी और उनसे बातों को पूछना पड़ेगा। जो लोग वो जानते हैं उनका हमें उपयोग करना होगा।
चाहे वो कीड़ा जड़ी है, चाहे रिंगाल है, चाहे अमेश है, जिसे लेहबरी बोलते हैं, सिबक थॉर्न, किसी भी पदार्थ के बारे, आंवला है, जो हमारे आंवला वन क्षेत्रों में होते हैं, उसमें न केवल विटामिन सी बल्कि कई औषधि गुण वो प्रतापगढ़ के आंवले से अधिक हैं। वो मुरब्बे के लिए बढ़िया है, बड़े बड़े आंवले हो जाते हैं, स्वयं मैंने भी देखा है। लेकिन जो औषधि गुण हमारे विटामिन सी के या अन्य गुणों से हमारे वन क्षेत्रों में होते हैं, यद्यपि उसका जो साइज है जो बहुत छोटा होता है उसके मुकाबले, तो इन सब चीज़ों को एक क्रमबद्ध ढंग से न केवल कागजों में बल्कि विकास खंडवार, ग्राम विकासवार, यदि हमारे लगभग 7,915 हमारे या 8,000 के लगभग ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान जो वहाँ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका महिला चाहे पुरुष उनका चयन हुआ है, एक प्रजातंत्र में उनको लोगों ने अपना एक आदर्श मानते हुए आगे किया है नेतृत्व प्रदान करने के लिए। तो केवल जो आजकल हो रहा है कि केवल जैसे किसी गांव में जाइए 3-3, 4-4 रेस्ट हाउस बन गए, जब उसको इस्तेमाल करने जाते हैं तो ताला लगा हुआ है, तो ये पैसे का दुरुपयोग है। बल्कि उस पैसे से जीविकोपार्जन से संबंधित, चाहे वो चुल्लू है, चाहे वो सेब है, चाहे वो ये जिसे हमें नाशपाती कहते हैं, नाशपाती है, हर चीज़ के प्रसंस्करण की छोटे छोटे यूनिट लगे, बहुत छोटे ग्राम स्तर पर, तो निसंदेह फिर वो चाहे झूला बड़े मंडियों में आए, ये बड़ी अधिक मात्रा है, तो एक संगठित ढंग से सहकारिता के दृष्टिकोण से कार्य करना होगा, तभी जाकर के सभी लोग लाभान्वित होंगे। यदि हम केवल भारत सरकार से पैसा मांगे, फिर वो उसी तंत्र में उलझ जाएं और हम सेमिनार कार्यशालाएं ये हम केवल देहरादून में करें या केवल जिला मुख्यालय तक ही सीमित रह जाएंगे, ये हमारा विकास फिर नहीं हो पाएगा। हम इतने वर्षों से उद्यान की बात कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम कहते हैं साहब हमारे हिमाचल में लाखों टन सेब तैयार हो रहा है। अब पिछले 40 साल से मैं भी सुन रहा हूँ, हमारे यहाँ हम 1 लाख तक क्विंटल भी नहीं पहुँच पाए। तो ये आधारभूत जो हमारे समस्याएं हैं, जो ढांचागत जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, उनकी जो आवश्यकता है, बड़े बड़े चीज़ों को न ले जाएं। यदि गांव में कुदाल चाहिए तो कुदाल उनको उपलब्ध कराया जाए। हम ट्रैक्टर की बात, जब ट्रैक्टर वहाँ चल नहीं सकता है, तो कहने का तात्पर्य यह है व्यवहारिक रूप से कार्य करना होगा। हमारे जो वनवासी कल्याण संगठन के द्वारा इतना बहुत ही भारत पूरे देश में, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कार्य किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ अच्छे कार्य हुए उनका अनुसरण करना होगा, अनुकरण करना होगा, जमीन तो अच्छे कार्य होंगे। धरातल में अगर काम हो तो कुछ उसके परिणाम भी दिखेंगे। जैसा कि ये जो बंधु कल्याण योजना है सर, तो इसका जो आशय है वो बेसिकली एक रणनीतिक वो है, इसका एक स्ट्रेटेजिकता की जो है, जो ये जनजातीय लोग हैं, ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनसे वो लाभान्वित हो सके। अब सवाल ये उठता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो जो है वनों के प्रति उनका एक भावनात्मक जुड़ाव तो रहता है, लेकिन जब कोई एक इस तरह का कानून आता है जैसे पहले से लोग मानते थे, तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। तो इस तरह से कैसे सहजता सरकार और उनके बीच में बने, इसके लिए क्या आप जमीन में देख रहे हैं? जैसा भाई साहब ने बताया, श्री रावत जी ने, कि इसमें जो सहजता बनने में बाधक है वो जो वर्तमान में तंत्र है जी, वो जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध वहाँ जाके लगाता है जी। तो जो वनों के प्रति उनका प्रेम है, जिसका सदियों से वो संरक्षण करते चले आ रहे थे, तो फिर वो लगाव उनका समाप्त होता है। सबसे बड़ी आवश्यकता आपने भी वही बताई भाई साहब ने, कि सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वर्तमान जो तंत्र है उसके मन में ये संवेदना उत्पन्न की जाए कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, ये वनों का संरक्षण सदियों से करते चले आ रहे हैं, ये इसको काट नहीं रहे हैं। अभी वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से हमने कुछ काम किए जनजातियों के बीच में जी। थारू जनजाति के लोग हैं, वो कहाँ से घास होती है, वेस्ट है, उसको पशु भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं होता है, और जंगल में एक समस्या बनी हुई है। तो पहले से उसकी वो टोकरियाँ बनाते चले आए हैं जी। अब टोकरियाँ बनाते थे वो अपने घर के लिए, और उसमें रोटी रखनी है, उसमें कुछ सब्जी रखनी है, ऐसे बनाते थे। तो हमने कुछ गाँव में महिलाओं का एक समूह बनाया कि अभी आप जंगल से घास काट के लाओ और इकट्ठा होकर ज़्यादा टोकरियाँ बनाओ। उसके शेप हमने अपनी ओर से उनको दिए,
और आजकल दिवाली का सीजन है, जो रेस्टोरेंट पे गिफ्ट पैक दिए जाते हैं, आजकल मिठाई की जगह टोकरियों में चॉकलेट वगैरह भर के दिया जाता है। जी जी। तो हमने एक अच्छे बड़े रेस्टोरेंट से उनका संपर्क करा दिया, तो एक ही गांव की महिलाओं ने 2 महीने में 70,000 की टोकरी बना के उनको दे दी। देखिए कितना फर्क पड़ गया। तो अब वो घास तो वेस्ट है, लेकिन होता क्या है, कहीं ना कहीं उसको भी काट के लाने पे वो जो प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है उनको, अब महिलाएं जाती हैं ले आती हैं जी। तो एक ही गांव की महिलाओं ने एक ही रेस्टोरेंट पे 2 महीने में 70,000 की टोकरियां दी। जी सर। तो इसमें सर जो वन संसाधनों का बेहतर संवर्धन और प्रबंधन, इसके लिए स्थानीय जो लोग हैं और सरकार के बीच में पारस्परिक समन्वय होना बहुत आवश्यक है। और चूँकि वन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए वनों को संरक्षित करने के लिए और भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए वनों को संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने बहुत अच्छे विचार रखे, बहुत अच्छे सुझाव रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।